नमस्कार, मैं बकुल डोनाल्ड। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बात करें बजट की, तो जो बजट वित्त मंत्री ने पेश किया है उससे जनता में काफी गुस्सा भर गया है। कहीं कहीं तो इस बजट के विरोध में जनता उग्र हो चुकी है। अब वित्त मंत्री के इस बजट में जो जनता जो उग्र होती चली जा रही है, इसी के साथ साथ सरकार भी जो है गिरती हुई नजर आ रही है। ऐसी कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार श्री श्यामगिरी जी। सर नमस्कार। नमस्कार बकुल। सर बात करें तो जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी आने से पहले ही टैक्स है। ये टैक्स हर राज्य में लगाया जाता है। जीएसटी के बाद राज्यों के जो भी कानून थे वो सब इसमें शामिल कर दिए गए हैं। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, क्या उन्होंने अपने राज्यों में इस टैक्स को हटाने के बारे में चर्चा की? वित्त मंत्री के सर इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है बकुल। जी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस टैक्स का नाम ही गब्बर सिंह टैक्स है। इसे गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, क्योंकि यह लोगों की जीविका पे असर डाल दिया और गरीबों के जेब से पैसा असूली, जो हफ्ता पहले असूली होता था, कुछ गुंडे जी। लोग करते थे, दबंग लोग करते थे, यह असूली है लोगों से जी। और रोज की असूली है। बच्चों के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके हाथ में रबर या पेंसिल छिपा वो दे रहे हैं, या वो अभी कुछ समझते नहीं थे, चल नहीं पाते हैं, हम्म। उनको स्कूल में भेजते हैं तो रबर पेंसिल शॉर्पनर के ऊपर भी जीएसटी लग गया 18% का। जी। सोचिए कि जो चीज 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसे में मिलती थी, वह जीएसटी के साथ अब 5 रुपया 10 रुपया में मिल रही है। तो यह सब टैक्स का प्रभाव है। बिल्कुल सर। यह टैक्स ही, जीएसटी जिस रूप में आया है, यह जीएसटी खतरनाक है हमारे देश हम्म। के लिए। लेकिन चूंकि इस सरकार की नीयत रही है कि सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, टैक्स के अलावा कोई ऑप्शन है इसके पास नहीं, कोई आय नहीं है इस जी। सरकार की, क्योंकि सभी संस्थाओं को इसने बेच दिया। अब पहले रेलवे था, रेलवे से कमाई होती थी, पहले एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट से कमाई होती थी, पहले बैंक्स थे, गवर्नमेंट बैंक से, हम्म। उसमें से पैसे आते थे, टैक्स आते थे, सर्विस टैक्स आते थे, बैट आता था, राज्यों को और सर्विस टैक्स केंद्र का होता था, आराम जी। से मिलता था, चलता था। लेकिन इन्होंने अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए जीएसटी लाए, और इस जीएसटी में आम व्यक्ति परेशान हुआ, और उद्योगपति जो बड़े बड़े करोड़ों खरबों में खेलने वाले हैं, जी। उनको छूट मिल गया। हम्म। उनको बहुत नाम मात्र का जीएसटी लगता है, उनसे टैक्स नहीं आता है और जी। उनसे सरकार चलती नहीं है। सरकार आम जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से चलती है। कि अब आप रबर ले, एक शर्ट का बटन ले रहे हो, उसके ऊपर भी 18% की जीएसटी जी। दे रहे जी। हो आप। तो यह चीज आम लोगों को ऊपर मार पड़ी है। रोजगार आप दे नहीं रहे हो, बेरोजगारी है, महंगाई चरम सीमा पे, कंट्रोल आपके पास है नहीं, क्योंकि आप नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर पाएगी यह सरकार। नहीं, न तो रोजगार दे पाएगी और न तो महंगाई को कंट्रोल कर जी। पाएगी। यही वजह है कि 27% की बेरोजगारी बढ़ी है और 23% की महंगाई बढ़ी है, जी। और भी आगे बढ़ेगा। अब डॉलर 84 रुपया पहुंचने वाला है। हम्म। $1 84 रुपये के मुकाबले $1 होने वाला है, जो 54 रुपये था जब मोदी आए तो, मनमोहन सिंह ने जब सत्ता सौंपी, और आज 84 रुपया होने वाला है, बहुत सोचिए। अच्छा खासा उछाल और देखने को मिला है। कब 100 रुपया पहुंच जाएगा कोई नहीं जानता। सही कह रहे हैं। डॉलर मजबूत होता जा रहा है हम्म। और रुपया कम समाप्त होता जा रहा है। इस चीज को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से पूछा गया था एक बार सवाल, तो कहीं ना ना ना, कौन कह रहा है? हम्म। अरे थोड़ा सा रुपया हमारा कमजोर हो गया है। लेकिन क्यों हो हाँ, गया ये नहीं बताया। नहीं, लोगों से कहा गया डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया उसके सामने धराशायी हो रहा है। बोले ना ना, किसने कह दिया आपको? आप गलत खबरें मत बताया कीजिए। थोड़ा कमजोर हुआ है, होता हम्म। है, इतना तो होते रहता है। लेकिन 54 रुपया से 84 रुपया पहुंच गया, यह नहीं बता रही है। और विदेशों से जो सब, हमारा रुपया हमारे देश में ही चलता है, जी। नेपाल में चल जाता है, बाकी जगहों पे नहीं चलता है, बाकी जगहों पे डॉलर लगता डॉलर है। चलता है। जी। इस देश को अगर कुछ खरीदना है तो अपना रुपया दे के डॉलर लेना पड़ता है, और कन्वर्जन कराना पड़ता है। डॉलर डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। तो सोचिए, $1 के लिए 84 रुपये देने पड़ेंगे। हम्म। 83 रुपया 78 पैसा ऐसे कुछ हो गया है अभी। जी।
₹84 ही समझ लीजिए उसे। कन्वर्जन चार्जेस हाँ भी अगर मिला लेते हैं हाँ, तो 84-85 हो रुपए के गया। आसपास पड़ तो जाता है। क्या नाम है कि नुकसान ही हो रहा है, फायदा नहीं। और यह सरकार गरीबों से वसूल रही है, सब गरीबों को टैक्स लग रही है। राज्यों को जीएसटी में से जो 50% 9% का वह दे नहीं रही है, उनका रेवेन्यू कम होते जा रहा है, उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। यही वजह है कि देखिए, पहले कोई भी राज्य जो था 10,000, 20,000, 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज में रहता था। जी। अब सरकारें 2 लाख 3 लाख करोड़ का कर्ज ले रखी है, क्योंकि कर्ज ही खुलेआम कर दिए हैं कि कर्ज ले लीजिए, अभी पैसे नहीं है कर्ज ले लीजिए, कर्ज ले लीजिए, कर्ज चुकाइए, ब्याज दीजिए, लेकिन उनके पैसे उनको नहीं दिया जा सर रहा है। कहीं ये हालत तो नहीं है कि हमारा देश ही कर्ज पे चल रहा हो? और इसमें कोई शक थोड़ी है, 205 लाख करोड़ का कर्ज है, 12 लाख करोड़ रुपए साल का ब्याज है, 12 लाख करोड़ रुपया साल का ब्याज है। जो इस देश को सिर्फ ब्याज के रूप में सालाना हाँ, देना ही पड़ेगा। मतलब बेरोजगारी झेल रहा है इंसान, महंगाई झेल रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य भी नहीं मिल रहा है, कोई सुरक्षित भी नहीं है, और वह 12 लाख करोड़ रुपए ब्याज भी चुका रहा है। जी। नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि है, यह मॉडल है, गुजरात मॉडल है। बहुत जी लोग जी। परेशान थे, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। अब पता चल गया लोगों को कि गुजरात मॉडल क्या है। आप यह समझ लीजिए कि 2075 नहीं, 3000 जब पूरेगा उस वक्त भी नरेंद्र मोदी को कर्ज को लोग चुकाएंगे। जी। जितने दिन यह और रहेंगे पीएम, उतना कर्ज करते जाएंगे इस देश के ऊपर। इस देश के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक बोझ हो गई है। जी। लेकिन कुछ लोगों की अंधभक्ति है अभी भी, कि वह हिंदू के ठेकेदार बनते फिर रहे हैं। समय है, समय बहुत बलवान होता है, बिल्कुल सर। और ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। लोग कहते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है नहीं, जी। क्योंकि ऐसी लुप्त होगी। कैसे जनसंघ को समाप्त कर दिया गया, भाजपा को लाया गया, अब भाजपा समाप्त करके क्या लाएंगे या आने वाले समय में, यह भी देखने को मिलेगा बिल्कुल सर। जल्द। जी बकुल। जी सर। सर बात करें तो बांग्लादेश केस में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की सरकार और जनता हर मुश्किल घड़ी में बांग्लादेश के साथ खड़ी है। और साथ में ये भी कहा गया है कि हमारा मानना ये है कि बांग्लादेशी लोगों की भावना और एकता उन्हें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। पाकिस्तान के अपने इस बयान से सर पाकिस्तान क्या दिखाना चाह रहा है, आप क्या कहेंगे सर? हाँ बकुल, देखिए अभी बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी हैं, इस यह बातें निकल रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान का ही हाथ है जी। ऐसा कुछ होने में। और अगर ऐसा है तो वह हमारे देश के लिए सही नहीं है, भारतवर्ष के लिए वह सही नहीं है, क्योंकि एक साजिश के तहत जो तख्ता पलट हुआ है, यह तो सत्य है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि शेख हसीना तानाशाह हो गई थी, जी। और शेख हसीना विपक्षी नेताओं के ऊपर कार्रवाई कर रही थी, जैसे हमारे देश में हो रहा है। लोगों को जेल में डालना, उनके पीछे क्या नाम है कि प्रशासन को छोड़ना, ईडी सीबीआई को ये सब को छोड़ना, कार्रवाइयाँ जी। जी। करना, जेल में डालना, झूठे आरोप लगा देना, यह सब कर रही थी। और चुनाव में धांधली करके यह सत्ता में आई है। तो इस चीज लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ती गई, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा था, एक तो वैसे ही गरीब देश था, और यह कुछ लोगों को लिए कर नहीं रही थी, तानाशाही दिखा रही थी, जी। और उस तानाशाही का तख्ता पलट, इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान उठाए हैं। ये ऐसी हमारे पास इसका सबूत नहीं है, टेबली इंडिया के पास इसका सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी बातें निकल रही हैं कि चाइना और पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि चाइना अपने आप को मजबूत करना चाहता है, इंडिया को घेरना चाहता है। और बांग्लादेश पर अगर चाइना की पकड़ हो गई तो बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर है, पाकिस्तान पे पकड़ हो ही गया है, श्रीलंका पे पकड़ हो ही गया है, और अरुणाचल के साइड में क्या ना कि वह ऑलरेडी कब्जा कर ही चुका है, बर्मा पे उसका पकड़ है ही। यह सब इंडिया को घेरने का, और हमारी विदेश नीति विफल है। यह सुरक्षा हवाला देते हैं किसी चीज का, कि सुरक्षा हवाला हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, सुरक्षा हवाला करते करते इन्होंने पूरे देश को घेरवा दिया है। और इनकी विदेश नीति ऐसी, लेकिन ना तो चाइना से इनकी बनती है, ना बांग्लादेश से बनने। अब जो वहाँ जो सरकार बनी है वो एंटी भारत है, वह भारत को लाइक नहीं करते लोग, इनके संबंध नहीं मिलेंगे। यह अडानी को ले जाकर के वहाँ, जहां जहां अडानी के पैर पड़े हैं, वहां वहां के सरकार के ये हालात हो रहे हैं। जी। हर जगह वह नफरत फैलवा रहा है वह व्यक्ति। और क्या नाम है कि वह चीज, वह बिजनेसमैन है, ठीक है,
बिजनेसमैन है, लेकिन नीतियां जो है वह सरकार चला रहे हैं एक तरह से, ऐसा प्रतीक हो रहा है, क्योंकि जी, सब कुछ एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा है, तो क्यों न कहा जाए, बिल्कुल। अगर ठीक है, और हमारे देश में उद्योगपति नहीं है क्या? मैंने एक प्रोग्राम में आपके ही साथ डिबेट में मैंने जिक्र किया था महिंद्रा का, बजाज जी, का, जेपी का, अल्ट्राटेक का, अल्ट्राटेक का, एसीसी हाँ जी, वाले का, इन सब, बिरला का, इन सबको मैंने किया था। टाटा का कहीं नाम नहीं आता, जिंदल्स का। जिंदल टाटा का नाम नहीं आता कहीं, क्यों नहीं आता? क्यों अंबानी और क्या नाम है कि अडानी का अडानी का ही जी, आता है? क्योंकि हर कंपनियों पे यह लोग कब्जा कर रहे हैं। जी, एसीसी पे अडानी ने कब्जा कर लिया, अंबुजा पे कब्जा कर लिया, अल्ट्राटेक पे कर लिया, जेपी पे नहीं कर पाए, जेपी बजाज का है, तो जेपी बहुत ज्यादा है नहीं, हम्म, कम जगहों पे कंपनियां हैं, इसलिए वो नहीं किया, लेकिन वह बहुत स्लो हो गया, पहले जैसा प्रोडक्शन नहीं देते वो, जी, अब कम देते, आदमियों को निकाल दिया गया, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। इनकी जहां हो रही है, यह लोगों को देते नहीं है, लोगों से लेते हैं। इनकी 4 गुना कमाई चलनी चाहिए, महंगाई बढ़ाते हैं, स्टॉक कर देंगे, सीमेंट ही नहीं है। अब जब मार पड़ेगी सीमेंट की, तो लोग हम्म, एक का दो दे के खरीदेंगे, सही जिसे बात है। काम करना है तो काम तो करना पड़ेगा, और लोगों की कमर टूट रही है, इनकी जेब भर रहे हैं। तो यह सरकार की नीतियां हैं। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, इनके पति हैं क्या नाम है कि प्रभाकरन, जी, हैदराबाद की ही है, ये तमिलनाडु की हैं, लेकिन इनका शादी हैदराबाद में हुआ है, वो हैदराबाद में ही रहते हैं, सोशल एक्टिविटीज हैं वो, क्या नाम है कि एक बहुत अच्छे जानकार हैं वो, अर्थशास्त्री हैं, हम्म, बहुत पढ़े लिखे हैं। उनका ही बयान था कि मोदी की सरकार आनी नहीं चाहिए, नहीं तो देश और बर्बाद हो जाएगा, इनकी नीतियां बहुत बेकार है। यह कहते कुछ और करते कुछ और है। वित्त मंत्री के यह, हस्बैंड का ये बयान है। हाँ, जी, ऑन कैमरा बयान है, और क्या नाम है कि यह व्यक्ति इस देश को बर्बाद कर रहा है, और कोई पांचवी अर्थव्यवस्था नहीं है, यह पन्नों में है बस, कोई डंका इसका नहीं बज रहा है, यह खोखला कर रहा है देश को। जी, उनके पति का यह बयान है, इस पर डिफेंस करेंगे? वित्त मंत्री डिफेंस करेंगे इस चीज पर? करें डिफेंस? नहीं, वह यह भी नहीं चाहते थे कि ये वित्त मंत्री बने, या ये क्या नाम है कि इस भाजपा के साथ रहे। तो ऐसा क्या हुआ सर कि जो पति को नहीं नहीं, की बात ना मान वहां रहे? पे साउथ के अंदर औरतों को पूरी आजादी है, जी, पूरी आजादी है। आप राजनीति करना चाहते हो राजनीति करो, आप शिक्षा में जाना चाहते हो शिक्षा, जो भी आप, आपको इंटरफेयर कोई नहीं करेगा, आपके कर्म आपके साथ है, हमारे कर्म हम्म, हमारे साथ है, कोई रुकावट नहीं होता काम धाम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए। देखिए यह चुनाव लड़ी नहीं है, जी, यह चुनाव जीत के नहीं आई है, यह राज्यसभा के जरिए आई है। अब सोचिए, यह वित्त मंत्री हैं, 5 साल वित्त मंत्री थी, यह चुनाव के समय कह रही है कि हमारे पास तो पैसा नहीं है कि मैं चुनाव लड़ूंगी। हम्म, असलियत वह नहीं था, असलियत यह था कि इन्हें वोट ही नहीं मिलता, किस बिना पे मिलता वोट? क्योंकि इनके हस्बैंड जो है प्रभाकर, उनका बहुत वर्चस्व है, वह इनके साथ वोट मांगने नहीं जाते, जी, वह इस सरकार की एक एक कमियों को बताते हैं, तो इनको वोट नहीं मिलता, इनकी जमानत जब्त हो जाती, यह जानती थी हम्म, निर्मला सीतारमन, इसलिए इन्होंने बहाना बनाया। क्या बताइए, वित्त मंत्री के पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? होंगे सर, क्यों नहीं हाँ, होंगे? और पार्टी भी तो देती है, बिल्कुल। तो क्या भाजपा के पास पैसे नहीं है लड़ने पार्टी देने के पार्टी लिए? फंड नाम की चीज होती है, क्योंकि सही बात यह चुनाव हार जाते हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है लोगों के लिए, यह राजनीति में रह के, सत्ता में रह के भी 10 साल में ये इन्होंने अपने इलाके में भी कुछ काम नहीं है। करवाया जी, है। इन्होंने जो नीतियां बनाई है उससे लोगों को नुकसान हुआ है, इसलिए इन्हें वोट नहीं मिलता, हम्म, इसलिए यह चुनाव नहीं लड़ी। बहुत अच्छी तरह से हैदराबाद में मैं जानता हूँ इन लोगों को, हैदराबाद में सालों से हूँ, जी, तो क्या नाम है कि असली वजह यह थी। तो यह वित्त मंत्री, यह जिस तरह से नरेंद्र मोदी के बातों में यह झूठ को तमका पहुंचा हम्म, पहना रही है, चाहे राजनाथ सिंह हैं, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, जिनका एक वर्चस्व था, आज उनका कोई भरोसा विश्वास नहीं करता, वही चीज है। अब देखिए, आगे आगे देखिए क्या होता है। जी जी, बकुल। जी सर, आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम चरण की तरफ। तो सर, ओलंपिक्स की अगर बात करें तो विनेश फोगाट इस समय विश्व की नंबर 1 फीमेल रेसलर कायदे में बन चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने विश्व की नंबर 1 फीमेल रेसलर जो अब तक क्यूबा से
यूसनलीज गुज़मन लोपेज थी, उनको हराकर एक नया ही कीर्तिमान बना दिया। तो सर अब वहीं से अब ये खबर कि वो अयोग्य थी, ये सुनना काफी चौंकाने वाला साबित हो रहा है। भारत से 12 लोगों की वहां उपस्थिति संदेह के घेरे में है, खास तौर से अंबानी परिवार से। अगर विनेश अयोग्य थी तो उन्हें क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में ये चीज क्यों नहीं दिखी सर? इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? कहीं ये कोई साजिश के तहत तो नहीं किया गया देखिए, कहीं न कहीं कुछ तो बात है है? जी। फोगाट के साथ में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पे बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और फोगाट ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जी। वह कुश्ती संघ का अध्यक्ष था। उसको हटाने में तो ये लोग सफल हुए, लेकिन उसने अपने आदमी को बैठा दिया उस टीम में, जी। और वह मुखिया वह भी वहाँ पे है, और उसके साथ के लोग भी हैं। हम्म। कहीं न कहीं देखिए, कल मैं इसके बारे में देख रहा था, क्या नाम है कि इसमें एक नियम है कि जब आपका वेट होता है तो 7 से 7:30 के बीच में होता है, मॉर्निंग में। हम्म। और अगर आप 7 बजे आ रहे हैं वेट करने के लिए, और आपका वेट 100 ग्राम ज़्यादा है या 200 ग्राम ज़्यादा जी। है, तो वह कहते हैं कि आप अपना वेट कम करके आओ। हम्म। कुछ समय दिया जाता है। नहीं, नहीं, कुछ समय नहीं, वो 7:30 आधा घंटे के अंदर ही सब कुछ करना है, वेट कराना है आपको। हम्म। तो वह उस समय बोलते हैं आपका वेट ज़्यादा है, आप वेट कम करके आओ, 200 ग्राम ज़्यादा है। तो वो 200 ग्राम के लिए या तो उल्टी करे, यूरिन करे, या ब्लड निकाले, कुछ भी जैसे जैसे विनेश ज, फोगाट ने किया भी सर, अपना जैसे खून भी करे, निकाला। उनको वेट लेवल में ले आना है। लेकिन विशेष फोगाट को इसको 7:29 पे लाया गया। टीम ने 7:29 पे लाया, इसके पास कोई समय नहीं था, जी। और आखिरी यह थी वेट में, और 100 ग्राम ज्यादा निकला, समय समाप्त हुए, बोले आप रिजेक्ट हो। हम्म। और वह रूल्स है वहां का कि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा, उस टाइम के अंदर कुछ उल्टी कर लो, आप कुछ भी कर लो, वजन कम कर लो वो किसी भी वजन कम तरीके से। कर लो। तो 100 ग्राम का जो चीज है ना, 100 ग्राम तो वो अगर निकाल देते हैं, ब्लड निकाल देंगे 2 सिरिंज से, तो भी 100 ग्राम वेट कम हो सर जाता है। सुनने में ये तक आ रहा है कि विनेश फोगाट ने अपने बाल तक काट लिए थे, नाखून तक काट लिए थे, हाँ, सब कुछ। यहाँ तक कि अपने शरीर से खून तक निकाल दिया हाँ, था। सब कुछ। लेकिन कोई साजिश तो है कि आखिर वह जो लोग टीम होती है इनके साथ में, जी। देखिए इसके बारे में बहुत जानकारी हम लोग को कभी भी इस चीज़ को मैंने कवरेज नहीं किया है, और कभी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं कभी कभी क्रिकेट में इंटरेस्ट बचपन में दिया करता था, बहुत जी। ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो मैं सुना हूँ, जो हम्म। एक्सपर्ट से इसके बारे में बातें सुना हूँ, या हरीश साल्वे हैं। हरीश साल्वे इस खेल जगत के एक्सपर्ट नहीं है कि वकालत कर लेंगे वो। हम्म। बेवजह में सरकार ने अपने काले चिट्ठे उजागर करने के लिए हरीश साल्वे को भेज दिया, कोई मतलब नहीं है। हरीश साल्वे खेल के बारे में क्या जानते हैं? हम्म। वो कैसे डिफेंस करेंगे? बहुत बड़े वकील हैं वो, जी। लेकिन वह सरकार के पक्ष के वकील हैं, और सरकार के पक्ष के वकील है, जहां अगर साजिश उसमें मिली और इनके लोग फंसते हुए नजर आए, तहां वह तुरंत पीछे हट जाएंगे। जी। तो बदनाम तो फिर सरकार हुई, साल्वे को भेज करके, और बदनाम हो गई सही बात है सर। कि इनका वकील गया क्यों। क्या मतलब पेरिस में और कोई खिलाड़ी वकील नहीं मिल रहा है क्या? इतने वो उसके वकील ही अलग, जैसे देखिए क्रिमिनल लॉयर अलग होते हैं, हम्म। मारपीट वाले अलग होते हैं, झगड़ा झुगड़ी वाले अलग होते हैं, जी। तो राजनीति को डिफेंस करने वाले अलग होते हैं। तो हर चीज के वकील हैं, हम्म। जो उसमें एक्सपर्ट है, उस चीज के बारे में जानकारी है उनको। हरीश साल्वे को थोड़ी है। हरीश साल्वे को भेज करके सरकार ने अपने उस चीज को उजागर, कमियों को उजागर कर दिया। जी। और देखिए, जहां तक यह राजनीतिक तौर पे जिस तरह विनेश फोगाट के साथ में हुआ है, यह लग रहा है कि कोई न कोई साजिश तो जरूर है, और बिल्कुल। कहीं न कहीं बृजभूषण शरण सिंह का इसमें हाथ है, जी। कि उसने एन मौके पे इसे वो कराया। अच्छा, और प्रधानमंत्री मोदी वो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जीती, हम्म। तब ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री ने, और जी। जैसे आउट हो गई तो तुरंत ट्वीट आ गया। हम्म। उन्होंने ट्वीट किया था कि तुम चैंपियंस की चैंपियन हो। हाँ, हिम्मत मत हारो। हम्म। उस समय जब जीती तो ट्वीट नहीं किए,
राहुल गांधी ने वह दोनों क्वार्टर और सेमीफाइनल दोनों जीती तभी भी ट्वीट किया, और जी जब हारी तभी भी उन्हें रिजेक्ट किया गया। हारी नहीं है वो, जी जी उसे सर, हारना नहीं हारना नहीं कहेंगे, कहेंगे सर उसको, बिल्कुल उसे सर। रिजेक्ट किया गया है हम्म। 100 ग्राम वेट के लिए। वो भी सर कहीं ना कहीं वो किसी 100 साजिश ग्राम के अंतर्गत। वेट को बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? वह टीम क्या कर रही थी जिसका रिस्पॉन्स था कि वह क्या उसका वेट वो ना हो, क्योंकि वो गोल्ड मेडल की तरफ अग्रसित हो गई थी, बिल्कुल। और विश्व विजेता को सेमीफाइनल में उसने हराया है। तो ये ती, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 3 बार के विश्व विजेता को उसने सेमीफाइनल में हराया है। हम्म। और देखिए, इसलिए भी और शक जाता है कि विनेश फोगाट को वहां तक जाने के लिए पहले तो उसको वीजा ही नहीं दिया जा रहा था, बहुत सारी रुकावटें आ रही थी जी उसको लेकर के, लेकिन वह हिम्मत नहीं आ रही, और सारे चीज को मतलब पार करते हुए, हर पहाड़ को पार करते हुए, कांटों को पार करते हुए वो वहां तक पहुंची, और पहुंच करके क्वार्टर फाइनल जीत लेना, कई बार के विश्व विजेता को सेमीफाइनल में हरा देना। उसने अपनी माँ को फोन कर सेमीफाइनल जीतने के बाद अपनी माँ को फोन किया, वीडियो कॉलिंग किया, और कहा कि गोल्ड मेडल फाइनल है। हम्म। कितना खुश थी, लेकिन सुबह सुबह क्या होता है कि 100 ग्राम वेट उसका ज्यादा हो जाता है। जी तो यह उस टीम की कमी थी, कुछ तो इसके साथ में खेल किया गया है कि यह उस लेवल तक न पहुंच पाए, लेकिन जिसने भी किया है यह घिनौना किया, इस देश के साथ उसने गद्दारी की है। बिल्कुल सर। वह देश के लिए मेडल लेकर के आती, तिरंगा हमारे देश का फहरता, विनेश बिल्कुल। फोगाट का तिरंगा नहीं फहरता, इस देश का तिरंगा उसके हाथों में होता, जी और वहां पे जनगण मन का गान सुनाया जाता। बिल्कुल सही बात है तो सर। क्या नाम है कि इस देश के गद्दारों ने गद्दारी की है इस देश के साथ, इस देश के खाने वालों ने, इस देश में रहने वालों ने गद्दारी की है इस देश के साथ, और एक बेटी का तो अपमान किया ही है। इसकी कीमत बकुल, इसे हल्के में मत लीजिएगा। बिल्कुल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सर, एक वो कहावत है ना, बात निकली है तो दूर हाँ, तक जाएगी। बहुत दूर तक जाए, तो यह दूर तक नहीं, यह आसमान तक जाएगी। जी जी, बकुल। धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमको देने के लिए। तो आपने सुना कि किस अंदाज में वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी ने इन मुद्दों पर अपनी बेबाक राय आप सभी के साथ साझा करी है। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे TFD इंडिया लाइव। मैं बकुल डोनाल्ड, वरिष्ठ पत्रकार श्री श्याम गिरी जी के साथ। नमस्कार।